हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ये हमारा डे 23 है। इस डे 23 में आज हम अपने टॉपिक रैंकिंग के अंतिम पार्ट अर्थात पार्ट 3 को कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम विगत वर्षों में आए हुए प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा पार्ट 3 है, जो कि डे 23 का पार्ट है, यानी कि रैंकिंग का। और ऑलरेडी हमने अपने रैंकिंग के 2 पार्ट्स में बेसिक देखा था कि वास्तव में रैंकिंग को हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए, जिसमें हमने एक अरेंजमेंट वाला देखा था और दूसरा हमने पंक्ति पर आधारित बच्चों की बातें की थी। तो उम्मीद है आपने वो प्रीवियस टॉपिक देखे होंगे। अब हम क्या करेंगे कि यूपीएससी ने 2011 से लेकर 2020 तक में जो भी प्रश्न पूछे हैं टॉपिक रैंकिंग से संबंधित, उनको हम देख लेंगे और देखते हुए ये समझेंगे कि वास्तव में हमने जो पढ़ा था वो कितना उपयोगी था और उसकी कितनी अपने आप में सार्थकता थी। क्लियर? तो हम अपने टॉपिक की आज शुरुआत करें, अपने क्वेश्चंस को देखें। इससे पहले जो भी एस्पायरेंट पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं, उन्हें ये पता होना चाहिए कि हमने आपकी तैयारी को हर हाल में कंप्लीट कराने के लिए लेट्स क्रैक नाम की प्रीलिम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत हमने कई प्रकार की सीरीजें अर्थात लगभग 10 सीरीज आपके लिए शुरू की हैं, जिसमें प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज में हम आपको लगभग 2000 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कराते हैं। ऑलरेडी इसमें हमारे 320 टॉपिक के आसपास कवर हो चुके हैं। करंट अफेयर्स में हम आपको विगत 24 से 36 महीनों के करंट को कंप्लीट कराते हैं, जिसमें हमारा मई 2019 से लेकर आपका मई 2021 तक का करंट शामिल होगा। इसके अलावा हम आपको लेट्स क्रैक सीरीज में ये बताते हैं कि आपको विगत वर्षों में आए हुए प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना चाहिए, कैसे ट्रिक्स और टैक्टिक्स का उपयोग करते हुए अपने अंकों में बढ़ोतरी करनी चाहिए। सीसेट लेट्स क्रैक सीरीज में हम आपको ये बताते हैं कि आपको रीजनिंग के टॉपिक को कैसे कवर करना है, कॉम्प्रीहेंशन को आपको कैसे कवर करना है और मैथ की क्लासेस से आए हुए क्वेश्चंस को आपको कैसे कवर करना है। टारगेट 60+ सीरीज वास्तव में ये आपकी MCQ बेस्ड है, जो कि इन 2000 टॉपिक से संबद्ध होगी। हालांकि इसे हम अपनी 1 मई से शुरू करेंगे, बट हमने ऑलरेडी आपकी MCQ की तैयारी को हर हाल में श्योर कराने के लिए फरवरी माह से नित्य शुरू कर चुके हैं, जिसमें हम आपको नित्य पहले 10 देते थे, फिर 20, फिर 40, 80, अब बहुत जल्द उसमें 100 MCQ डेली आने वाले हैं। अर्थात लगभग हम आपका 1 से 2 लाख MCQ 27 जून के पहले सॉल्व करा देंगे। तो उम्मीद है कि आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इन सभी चीज़ों का मुफ्त में लाभ उठा रहे होंगे। तो अब हम अपनी क्लासेस की शुरुआत करते हैं, जो कि आज की हमारी क्लासेस हैं रीजनिंग की रैंकिंग से संबंधित। तो इसका जो आज हमारा पहला प्रश्न है, 2020 की ही एग्ज़ाम में यूपीएससी ने आपसे पूछा है, तो आप समझ सकते हैं कि वास्तव में इस टॉपिक की अपने आप में कितनी महत्ता है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा, लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं छोर से 16वें स्थान पर और वी दाएं छोर से 18वें स्थान पर है। जी ए की दाईं ओर 11वें और वी से तीसरे स्थान पर दाहिने छोर की ओर है। पंक्ति में कितने लड़के हैं? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ भी नहीं सोचना है। ठीक है, ऑप्शन आपको दे दिया है 40, 41, 42 और आंकड़े अपर्याप्त। क्लियर? यानी कि काफ़ी नज़दीक के ऑप्शन हैं, तो इसमें आपको सतर्कता उतनी ही रखनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको बना लेंगे जो ये बातें इसने कही हैं। इसने आपसे क्या कहा है? तो एक पंक्ति बनानी है। ठीक, तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक पंक्ति ऐसे बना ली। अब आपसे जो भी बातें कह रहा है उनको मेंशन करो। लड़कों की एक पंक्ति में ए जो है, ए मतलब वो बाएं छोर से, मतलब इस जगह से, ठीक, बाएं छोर से 16वें स्थान पर है, तो आपने यहाँ पे मेंशन किया। ये क्या है? 16वां नंबर कौन है? ए है। ठीक, फिर क्या कह रहा है, और वी जो है वो दाएं छोर से 18वें स्थान पर है। वी यहाँ पे है, यहाँ से इधर आएगा, दाएं छोर पर कितने नंबर पे है? 18वें नंबर पे। जो भी कह रहा है उसको मेंशन करते जाओ, कुछ भी नहीं करना है। फिर क्या कह रहा है, जी जो है वो ए की दाईं ओर 11वें और वी से तीसरे स्थान पर दाहिने छोर की ओर है। यहाँ पे ध्यान देना, ये क्या कह रहा है कि जी जो है वो ए की दाईं ओर
11वें और V से तीसरे स्थान पर दाहिने छोर की ओर है। यहाँ पे सीधी सी बात आपको क्या कह रहा है, कुछ नहीं देखना है, ए का दाहिना क्या होगा, इस तरफ को होगा ए का दाहिना, ठीक है। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए की दाईं ओर 11वां, मतलब ए की दाईं ओर 11वां है, लेकिन एक और कंडीशन दी है कि V से तीसरे स्थान पर है। तो आप क्या करेंगे, पहले V से दाईं ओर 3 बना लो, 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे G है, लेकिन यहाँ तक जब G आता है ना तो ये A से 11 स्थान तक आ जाता है, ठीक। तो अब आप यहाँ पे सोचो कि ये हमारा तीसरा यानी कि 3 2 1, ठीक, ये 3 2 1 हो गया। अब ये 3 तो ये हो गए, 4 ये हो गए, 5 ये हो गए, 6 ये हो गए, 7 8 9 10। अब यहाँ से गिनो, ए से 11 नंबर गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि एक और आएगा, ठीक। यानी कि 11वां स्थान इसका आया। कैसे, 3 3 6 2 8 3 11, मतलब 8 तक तो हैं V के पहले पहले, यानी कि V तक, और 3 उसके बाद हैं। ये दोनों कंडीशन आपकी फुलफिल हो गई। अब आप देखो क्या कह रहा है कि पंक्ति में कितने लड़के हैं। कुछ नहीं करना है आपको, बस मोटे तौर पर आपको ये संख्या दी हुई है यहाँ तक की, ठीक है। ये संख्या आपको यहाँ तक की दी हुई है, ये 18। मध्य की संख्या इसने आपको दे दी है, मध्य की संख्या आप निकाल सकते हो ना, 3 3 6 और 1 7, ठीक है। मध्य की आपको ये दे दी है, आपको सीधे से आंसर निकाल देना है, आराम से आंसर आ जाएगा आपका। कैसे आएगा, 16, ठीक, प्लस 7 प्लस 18 इज इक्वल टू, टोटल है तो 16 और 7 कितने होते हैं बताइए, 23 होते हैं। 23 और 18 कितने होते हैं, 41। क्लियर, ज़्यादा सोचना ही नहीं है। देखो ऐसे क्वेश्चन ना हमारे थिंकिंग बेस पे होते हैं कि आप यहाँ पे बस थिंकिंग कर लो। उसने कह दिया कि यहाँ पे साहब V से तीसरा था और A से जब गिनते हैं तो 11 था, तो हमने यहाँ पे कट कर दिया, ठीक है। अच्छा 11 पॉइंट थे तो 3 ये हो गए, 8 पॉइंट और होंगे, तो 3 ये 3 6 और 2 8, ठीक। अब जब 8 पॉइंट हो गए तो V तो हमने ऑलरेडी ऐड कर लिया है, बचे कितने, 3 3 6 और 1 7, ठीक। तो इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं थी और ये फार्मूले से हो जाता है। चलिए अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, दिखने में बहुत बड़ा है बट उतना ही सरल है। सरल क्यों है, क्योंकि इसमें एक आंसर तो आपका सिर्फ क्वेश्चन से ही आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन, 2019 का है। 6 विद्यार्थी ABCDE और F कई परीक्षाओं में बैठे हैं, ठीक है। या तो C का या तो F का प्राप्तांक अधिकतम होगा, मतलब या तो C के सबसे ज़्यादा नंबर होंगे या तो F के सबसे ज़्यादा नंबर होंगे, पता नहीं है बट हमने मान लिया। कह रहा है कि जब C के प्राप्तांक अधिकतम होंगे ना तब E का प्राप्तांक न्यूनतम होगा, मतलब एक दो कंडीशन बनेगी, एक तो अधिकतम C की और एक तो F की। तो जब C का अधिकतम होगा कंडीशन नंबर 1 में तो E का सबसे न्यूनतम होगा, ध्यान देना। और कह रहा जब F का प्राप्तांक अधिकतम होगा तो B का न्यूनतम होगा, मतलब F नंबर 1 पे आएगा और B अंतिम नंबर पे आएगा। इसका बस यही मतलब है, ठीक है। इतना आप समझ गए। चलिए, यानी कि ये दो कंडीशन है। फिर क्या कह रहा है कि सभी परीक्षाओं में उन्हें अलग अलग अंक प्राप्त होते हैं। D का जो प्राप्तांक है वो A से अधिक है, लेकिन वे निकट प्रतिस्पर्धी हैं, मतलब नज़दीक में ही हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। A का प्राप्तांक B के प्राप्तांक से अधिक है, C का प्राप्तांक A के प्राप्तांक से अधिक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को इनकोड कर लेंगे, जो जो बातें दी हैं उसको हम मेंशन करेंगे और ये देखेंगे कि क्या डायग्राम बनेगा। बट इससे पहले हम डायग्राम बनाएं, मेंशन करें, हम क्वेश्चन को बेस बनाकर ही अपने आंसर को निकालने की कोशिश करें। क्लियर, क्योंकि इसमें कई सारे क्वेश्चन हैं, तो जो क्वेश्चन पूछा है उसी हिसाब से हम डायग्राम बनाएंगे और उसी हिसाब से कंडीशन को रख देंगे। क्या कह रहा है, अब देखिए, यदि F योग्यता क्रम से दूसरे स्थान पर आता हो तो B का स्थान क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है कि यदि F योग्यता क्रम से दूसरे स्थान पर आता हो तो B का स्थान क्या होगा, आप बताइए। अभी आपने एक कंडीशन पढ़ी थी ना, इसको सॉल्व करते हैं। अब हम देखिए दो कंडीशन से सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है ना, एक कंडीशन कह रही है C के प्राप्तांक अधिकतम
और दूसरी कंडीशन कह रही है क्या, f के प्राप्तांक के अधिकतम। जब c अधिकतम होगा तो बोला है कि e न्यूनतम होगा, और जब f अधिकतम होगा तो बोला है कि b न्यूनतम होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहली कंडीशन को देखते हैं। पहली कंडीशन कह रही e न्यूनतम होगा, और यदि f योग्यता क्रम में दूसरा होगा तो सिंपल सी बात है कि c का अधिकतम होगा। यहाँ पे थिंकिंग करो, लॉजिक लगाओ कि अगर f का स्थान दूसरे नंबर पर आ रहा होगा तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन होगी, ये वाली कि ये वाली, ये वाली कंडीशन होगी। यानी कि f अधिकतम है, सॉरी c अधिकतम है, तो हमने मान लिया c अधिकतम है। अब एक बात बताना, जब c अधिकतम होगा तो e न्यूनतम होगा कि अधिकतम होगा, न्यूनतम होगा। ठीक, ऐसे मेंशन कर दो। अब रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, क्या करना है, अब आप क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सभी परीक्षाओं में उन्हें अलग अलग अंक प्राप्त होते हैं। डी का जो प्राप्तांक है वो ए से अधिक है, मतलब डी जो है वो ए से अधिक है। ठीक है, इतना दिख गया। अब दूसरा क्या कह रहा है, लेकिन वह निकट प्रतिस्पर्धी, मतलब पास में ही है, डी है, दूर नहीं है। ए का प्राप्तांक बी के प्राप्तांक से अधिक है, मतलब ए के नीचे आएगा बी। फिर क्या कह रहा, सी का प्राप्तांक ए के प्राप्तांक से अधिक है, यानी कि सी इसके ऊपर आएगा। क्लियर, इससे अधिक है। अब आपको कुछ नहीं देखना है, क्या करना है, अब आपको इन्हीं सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देना है। ठीक, क्या करोगे आप, डी बड़ा है किससे, ए से, ए बड़ा है किससे, बी से। हमें ये तो पता है ई लास्ट में आएगा, सी पहले आएगा। ठीक, सी से ए बड़ा है ना, ये बातें दे दी। क्वेश्चन में आपको एक बात और दे दी कि एफ को हम दूसरे नंबर पे रखेंगे। ठीक है, तो बी ये हो गया, अब ई ये हमारा है, कुछ नहीं सोचना है। अब आपको क्वेश्चन का जवाब देना है। क्या कह रहा है कि यदि एफ योग्यता क्रम से दूसरे स्थान पर आता है तो बी का स्थान कौन सा होगा। तो एफ जैसे मान लो दूसरे नंबर पे आ रहा है तो बी का स्थान कौन सा हुआ, बताइए देख के। 1 2 3 4 5, यानी कि 5वें नंबर पे आएगा बी। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज क्यों होंगे कि सर 1 2 3 4 4 ही नंबर पे आया। नहीं भाई, आपसे ये थोड़ा ना पूछ रहा है कि सी के बाद बी कौन से नंबर पे आएगा, आपसे क्रमांक पूछ रहा है कि 6 विद्यार्थी हैं तो इनको नंबरिंग पे लगाओ। तो हमने 6 विद्यार्थियों को जो नंबरिंग पे लगाया तो टॉप पे सी था, दूसरे पे एफ था, तीसरे पे डी था, चौथे पे ए था, 5वें पे बी था, छठे पे बताइए क्या था, डी था, और 7वें पे हमारा क्या था, यहाँ पे ई था। क्लियर, तो आपका यहाँ पे ऐसे आप निकाल सकते हो, लेकिन हमसे 7वां तो पूछा नहीं है। ए था एक, सॉरी सी पे, सी जो था 1 पे था, एफ जो था 2 पे था, डी जो था वो 3 पे था, 4 पे ए था, 5 पे बी था, 6 पे ई था। क्लियर, तो ऐसे हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ज़्यादा थिंकिंग नहीं लगानी है, दोनों कंडीशन को फुलफ़िल करना है। दिमाग बस यहाँ पे लगाना है कि जब f दूसरे नंबर पर होगा तो सिंपल सी बात है कि ये वाली कंडीशन नहीं होगी, ये वाली कंडीशन होगी कि c अधिकतम होगा। ठीक, चलिए अब इसी में दूसरा क्वेश्चन देखिए, उसको भी हमें ऐसे ही करना है। इसमें वास्तव में 3 क्वेश्चन है। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि b का प्राप्तांक न्यूनतम हो तो c का स्थान क्या होगा। ठीक है, b का प्राप्तांक न्यूनतम हो। आप बताओ, आपने अभी एक कंडीशन पढ़ी थी ना, 2 कंडीशन, कि एक कंडीशन है c अधिकतम होगा तो e न्यूनतम होगा, दूसरी आपने पढ़ी थी कि f अधिकतम होगा तो b न्यूनतम होगा, यानी कि इस वाली कंडीशन की बात कर रहा है। ठीक, तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। आपको पता है कि जब b न्यूनतम होगा तो क्या होगा, f हमारा अधिकतम होगा, यानी कि f हमारा नंबर 1 पर आएगा, b लास्ट पे आएगा। अब आपसे पूछा है c का स्थान क्या होगा, तो अब आप यहाँ पे वही वाली कंडीशन लगाओ, क्या, सेकेंड पार्ट की क्वेश्चन की, कि d जो है वो a से बड़ा है। ठीक है, a जो है वो b से बड़ा है और c जो है वो a से बड़ा है। क्लियर, हमें ये इतनी 4 चीज़ें तो पता हैं। ठीक, अब यहाँ पे हमें ये तो पता है कि b है यहाँ पे, लेकिन हमें ये नहीं पता कि e कहाँ पे आएगा। ठीक, तो e को हम छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि e की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम ये तीनों की तीनों वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। ये b है, यहाँ पे a आ गया, यहाँ पे आपका d आ गया, यहाँ पे आपका c आ गया, और c के पहले आपका f आ गया। ठीक, तो अब आप देख रहे होंगे कि एक तो ये हमारी कंडीशन बन गई कि f बड़ा है c से, फिर c के बाद
सी बड़ा है किससे बताइए, डी से, क्लियर, और डी बड़ा है ए से, ए बड़ा है बी से। तो ऐसे हमें ये समझ में आ रहा है कि जो सी है वो दूसरे नंबर पे आ रहा, ठीक है। ऐसे हमें क्या पता चल रहा है कि जो सी है वो दूसरे नंबर पे आ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक बात और ध्यान देना, वो ये कि ये तो हमने इस पे कंडीशन देखी ना, अगर हम क्या करें इसी चीज़ को बी का प्राप्तांक न्यूनतम हो, दूसरी कंडीशन को फुलफिल करें जिसमें सी अधिकतम हो रहा है, ठीक, तो क्या होगा कि एफ ये है हमारा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, डी हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, सी हो गया, यहाँ पे ए हो गया और यहाँ पे बी हो गया। क्यों? क्योंकि इसने ये कहीं पे नहीं दिया है ना कि जो सी है वो डी से बड़ा होगा। कंडीशन क्या दी है सिर्फ कि सी जो है वो ए से बड़ा होगा, ठीक। तो एक तो ये भी हो सकता है कि सी आगे आ जाए डी के, और एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि सी आगे आ जाए ए के, क्लियर। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आया कि वास्तव में सी की दो कंडीशन बन जाती हैं, यानी कि सी कभी दूसरे नंबर पे आ सकता है तो कभी सी पहले नंबर पे आ सकता है, ठीक है। तो इस पे ऑप्शन आपका क्या होगा, दूसरा या तीसरा। क्यों? क्योंकि हम इस बात को लेकर क्लियर नहीं हैं कि जो सी है वो डी से बड़ा ही होगा, या इस बात को लेकर कंफर्म नहीं है कि जो सी है वो डी से छोटा ही होगा। हमें बस इतना दिया है कि सी जो है वो ए से बड़ा है, तो या तो हम सी को ए से बड़े में इस कंडीशन पे लिख सकते हैं या तो इस कंडीशन पे, यानी कि दो संभावनाएं हैं इस प्रश्न में। तो जब संभावनाएं दो होती हैं तो उत्तर भी दो आ सकते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं दूसरा या तीसरा। अगर ऑप्शन में आपको दूसरा या तीसरा ना दिया होता तो आपको ऑप्शन में ये देता कि आंकड़े अपर्याप्त हैं, क्लियर। अगर आंकड़े अपर्याप्त की बात करता तो आप उसको ही सॉल्व करते, क्लियर। यानी कि क्योंकि एक आंसर नहीं आएगा कि दूसरा ही है, केवल दूसरा, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप समझ गए, इसमें ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत ही नहीं थी। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन कुछ भी नहीं, क्वेश्चन को देखकर ही आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन को पढ़िए और फिर अपने क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि ई का योग्यता क्रम तीसरा हो, मतलब तीसरे नंबर पे ई आए, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही होगा। आप ये बताओ कि ई कब न्यूनतम होगा। एक तो कंडीशन हम पढ़ते हैं जब सी अधिकतम होगा तो ई न्यूनतम होगा, एक तो ये कंडीशन आती है, ठीक। दूसरी, एफ अगर अधिकतम होगा तो बी न्यूनतम होगा, ठीक। अब आप यहाँ पे ध्यान दो, क्या है ध्यान देने वाली बात, वो ये है कि ई का, आपको यहाँ पे ऑप्शन जो दिए हैं उनको बस पढ़ो। ई का प्राप्तांक सी के प्राप्तांक से अधिक होगा। क्या इस कंडीशन में कभी हो सकता है ई का प्राप्तांक सी के प्राप्तांक से अधिक? तो नहीं हो सकता, ठीक। दूसरा, सी का प्राप्तांक ई के प्राप्तांक से अधिक होगा, तो ये तो बात बिल्कुल सही है कि जब भी सी अधिकतम होगा तो ई न्यूनतम होगा। ये नहीं पता है कि ई कितना न्यूनतम होगा, लेकिन ये जरूर पता है कि कभी भी किसी भी सिचुएशन में बात आएगी तो सी हमेशा ई पे भारी ही होगा, ठीक। फिर क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, ए का योग्यता क्रम चौथा है, तो ऐसा तो हमसे पूछा ही नहीं है तो हम बताएंगे भी नहीं, ठीक। फिर क्या कह रहा है, डी का योग्यता क्रम पाँचवा है, तो इसका भी हमें नहीं पता है। सिंपल सी बात है कि जो हमें क्वेश्चन में बात दी हुई है कि सी का प्राप्तांक अधिकतम होता है तो ई हमेशा न्यूनतम होता है, तो वही बात आपको ऑप्शन में दे दी, तो आप ऑप्शन निकाल सकते हैं कि साहब इसका बी आंसर सही होगा। नहीं तो आप क्वेश्चन से करिए, ठीक है। एक तो वो ट्रिक हमने बता दी शॉर्ट। दूसरा क्या ट्रिक आपने पढ़ा है, सी जो है वो ए से हमेशा अधिक है, ठीक, और ए जो है वो बी से अधिक है और डी जो है वो ए से अधिक है, क्लियर। आप इसको कैसे कर सकते हो, क्या कह रहा है, योग्यता क्रम में तीसरा हो तो सी जब अधिकतम होगा तो ई न्यूनतम होगा, यानी कि ई सबसे लास्ट में आएगा, तो ये कंडीशन तो नहीं हो सकती। एफ वाली कंडीशन हो सकती है कि एफ अधिकतम होगा बी न्यूनतम होगा। तो हमने मान लिया एफ यहाँ पे है, ठीक है, एफ बड़ा है सी से, ठीक, दो हो गए। तीसरे नंबर पे बोला है ई को रख दो आप, तो हमने तीसरे पे ई को रख दिया। फिर यहाँ पे डी आ गया, यहाँ पे ए आ गया और बी तो हमें पता है कि वो न्यूनतम है ही। अब आप यहाँ पे तीनों ऑप्शन लास्ट वाले चेक करो, क्या कि डी का योग्यता क्रम पाँचवा है क्या, 1 2 3 4, नहीं भाई 4 नंबर पे है तो ये ऑप्शन कट हो गया। फिर देखो सी नंबर, ए का योग्यता क्रम चौथा है क्या, नहीं भाई 1 2 3 4,
ए का योग्यता क्रम 5वां मतलब उल्टा दिया था, ये भी गलत हो गया। ई का प्राप्तांक सी के प्राप्तांक से अधिक होगा क्या? नहीं भाई, सी तो हमेशा ज़्यादा है ई से, ठीक है, तो ये गलत हो गया। सिंपल सी बात है, आंसर आपका अपने आप बी आ गया। क्लियर? तो आप ऐसे देख सकते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब हमारा क्या है इसमें अगला क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है अगला, वो आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम कराएंगे। देखो 2018 में यूपीएससी ने नहीं पूछा है, बट आपको बता दें कि 2018 में पूछा गया था, लेकिन हमने उसको अपनी सिटिंग अरेंजमेंट में ही करा दिया है। कई सारे देखो ऐसे क्वेश्चन हैं कि जिनको हमने अपनी पजल्स में और सिटिंग अरेंजमेंट में ही कवर करा दिया है। हमने आपको एक बात बताई थी ना कि पजल्स एक ब्रॉड टॉपिक है, इसमें सिटिंग अरेंजमेंट भी है आपका, इसमें आपका रैंकिंग भी है और इसमें क्यू वाले क्वेश्चन भी हैं, ठीक है। तो हमने आपको ऑलरेडी करा दिए हैं, तो अब आपको चिंता नहीं करनी है। चाहे आप पजल्स में कर लो, चाहे सिटिंग अरेंजमेंट में कर लो, चाहे रैंकिंग में कर लो, इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको आना चाहिए, ठीक। तो देखते हैं ये क्या क्वेश्चन है। 2017 में पूछा गया है, 8 रेलवे स्टेशन A B C D E F G और H हैं, या तो दो तरफा मार्गों पर एक तरफा मार्गों से जुड़े हैं, सॉरी, या तो दो तरफा मार्गों से जुड़े हैं या तो एक तरफा मार्गों से। दो तरफा मार्गों से मतलब कि जो इनके मध्य की सड़कें हैं वो दो तरफा हैं, यानी कि आप जा भी सकते हो, आप आ भी सकते हो, ठीक। और जो एक तरफा का मतलब है केवल और केवल आप जा सकते हो। सपोज करो नेशनल हाईवे पे जब आप चलते हो तो जाने और आने के दोनों रूट होते हैं। आप जब गांव की सड़क पे चलते हो तो केवल जाने का ही रूट होता है और उस पर लोग आते ज़रूर रहते हैं, सिंगल सड़क होती है, ठीक है। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर मेरे गांव में तो 2 सड़कें हैं, तो अच्छी बात है। एक तरफा मार्ग C से A तक है, E से G तक है, B से F तक है, D से H तक है, G से C तक है, E से C तक और H से G तक है। मतलब एक तरफा मार्ग का ये रूट उसने दे दिया है कि आप C से A तक जा सकते हो, E से G तक जा सकते हो, B से F तक जा सकते हो, D से H तक जा सकते हो और G से C तक, E से C तक और S से G तक। क्लियर? हम इन सबको पुट करेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि वास्तव में मार्ग क्या है। दूसरा इसने आपको कंडीशन दी है कि जो दो तरफा मार्ग हैं वो A और E के मध्य हैं, G और B के मध्य हैं, F और D के मध्य हैं तथा E और D के मध्य हैं। तो दो तरफा मार्ग भी हम देख लेंगे, ठीक। फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो कुछ भी यहाँ नहीं करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी बातें आपको दी हैं उनको आपको पुट करना है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है कि पुट करने की कलाकारी आपके अंदर कैसी है। कलाकारी का मतलब कि सपोज कीजिए कुछ बच्चे क्या करेंगे कि 8 रेलवे स्टेशन हैं, ठीक है। उन्होंने क्या बनाया ऐसे करके कि C से A तक जाना है तो C से A तक ऐसे बना दिया, ठीक। फिर उसने क्या कहा है E से G तक जाना है, उन्होंने यहाँ पे E से G तक बना दिया। तो ये भी आसान है, बट हम इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इनको देशांतरी रूप में लिखने का प्रयास करेंगे। कैसे? जो भी बातें दी हैं वैसे लिखते जाओ। कह रहा है C से A तक, तो हमने C से A तक का मार्ग बना दिया। फिर क्या कह रहा है E से G तक, हमने E से G तक का मार्ग बना दिया। क्लियर? क्यों हम ऐसा बना रहे? क्योंकि एक दूसरे से लिंक नहीं हो रहा है अभी, ठीक है, इसलिए हम ऐसे बना रहे हैं। फिर क्या कह रहा है B से F तक, B से F तक का मार्ग। क्लियर? फिर क्या कह रहा है आपसे आगे यहाँ पे, हाँ रुको एक मिनट, F को सही से बनाते हैं, ज़्यादा कुछ बड़ा बन गया है, हाँ G तक, ठीक है। फिर आपसे क्या कह रहा है D से H तक, D से H तक। क्लियर? ये हो गया हमारा D से S तक। ये सब के सब क्या है, सिंगल मार्ग। मतलब आप C से A तक जा सकते हो, E से G तक जा सकते हो, D से H तक, यानी कि आप H से D नहीं जा सकते, F से B नहीं जा सकते, G से E नहीं जा सकते, A से C नहीं जा सकते। ये लाइन याद रखना है, क्योंकि इसी पे क्वेश्चन आपके गलत होंगे और इसी पे क्वेश्चन आपके सही होंगे, ठीक। आगे देखो क्या कह रहा है, D से S तक हमने पढ़ लिया, G से C तक, G से C तक, यानी कि अब ऐसा आएगा, ठीक। यानी कि आप G से C तक जा सकते हो, C से G तक नहीं जा सकते, ठीक। दूसरा क्या कह रहा है आपसे, E से C तक, E से C तक, तो ये हो गया E से C तक। क्लियर? यानी कि E से C तक जा सकते हो लेकिन C से E पे नहीं आ सकते, ठीक। फिर क्या कह रहा, E और H से G तक,
एच से जी तक, मतलब यहाँ से एच से आप जी तक जा सकते हो लेकिन जी से एच तक नहीं आ सकते। इतनी बातें आपको याद हो गई। चलिए अब दो तरफा मार्गों को देख लेते हैं। ए से ई तक, ए से ई तक, तो ए से हमने ई तक बनाया। रेड लाइन जो है ये आपकी दो तरफा मार्ग की है। क्लियर, ए से ई तक हो गया। दूसरा कह रहा है जी और बी के बीच, जी से बी के मध्य। ठीक है, इसमें भी दो तरफा है, मतलब आप जी से बी की ओर जा सकते हो, बी से जी की ओर जा सकते हो। फिर क्या कह रहा है, एफ और डी के मध्य, एफ से डी के मध्य। ठीक है, तो एफ से आप डी की ओर जा सकते हो, डी से एफ की ओर जा सकते हो। और लास्ट है ई और डी के बीच, ई और डी के बीच, यानी कि ई से आप डी जा सकते हो और डी से आप ई जा सकते हो। क्लियर, अब आपको कुछ नहीं करना है, अब इतनी ही सारी चीज़ों को देखते हुए अपने सभी प्रश्नों के उत्तर दे देने हैं। कैसे, आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि सी से एच तक यात्रा करते हुए, यानी कि सी से एच तक यात्रा करते हुए निम्नलिखित स्टेशनों में से किस एक से गुजरना ही होगा। कहने का मतलब कि अगर आपको सी से एच तक जाना है तो ऐसा कौन सा स्टेशन है जहाँ से गुजरे बिना आप नहीं जा सकते हो। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इनको देखते हैं। क्या देखते हैं, सी से ए तक पहले हम जा रहे हैं, सी से ए तक गए। अब ए से हमें कहाँ जाना पड़ेगा, ए से हमें ई तक जाना पड़ेगा, यानी कि हमें पहले मार्ग में तो ई कॉमन नज़र आ रहा। ठीक, दूसरा मार्ग देखते हैं, क्या सी से जी तक जा सकते हैं, नहीं जा सकते। क्यों, क्योंकि एक तरफा मार्ग है। क्या सी से ई से सी तक जा सकते हैं, तो जा सकते हैं, लेकिन सी से ई पे नहीं जा सकते। क्लियर, एक तो ये मार्ग क्लियर हो गया यहाँ पे। दूसरी चीज़ आप यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, क्या है कि क्या कोई और मार्ग है कि हम यहाँ पे एच तक पहुँच सकें। तो देखो एच से जी तक है, ठीक है, एच से जी तक है और जी से सी तक है। लेकिन बच्चे गलती यहाँ पे क्या करेंगे कि सर हम ऐसे भी तो जा सकते हैं एच से सी तक, तो आपसे ये नहीं पूछा है, आपसे सी से एच पूछा है, यानी कि ये मार्ग तो आपका किसी भी हाल में सही है ही नहीं। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, बार बार एक ही चीज़ कि अगर हमें एच तक सी से पहुँचना है, ठीक, यानी कि सी से ए जाएंगे, ए से हमें ई जाना ही पड़ेगा, ई से फिर हम चाहे तो जी जाएँ और जी से फिर हम चाहे बी जाएँ। ठीक है, बी से हम एफ जाएँ, एफ से डी जाएँ और एच जाएँ। एक तो ये मार्ग हो गया। या फिर हम सी से ए जाएँ, ए से ई आएँ, ई से डी जाएँ और डी से एच जाएँ। कहने का मतलब बार बार एक ही चीज़ जो कॉमन हो रही वो क्या है, ई हमारा, यानी कि ई से हमें जाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ई से जाना पड़ेगा तो ऐसा तो ए से भी जाना पड़ सकता है हमें बार बार, ऐसा तो बार बार ए से जाना पड़ेगा। तो हाँ, ए से हमें जाना पड़ सकता है, बट आपको ऑप्शन में ए दिया ही नहीं है, तो आप ए को कैसे लगाएंगे। आपको ऑप्शन में क्या दिया है, जी। क्या जी से बार बार जाना पड़ेगा, सी से जी नहीं जाना पड़ेगा बार बार। क्या बी से जाना पड़ेगा, बी यहाँ पे तो बार बार नहीं जाना पड़ेगा, ई हमारा मुख्य आता है। ठीक है, एफ से भी बार बार नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, हम चाहें तो ई क्या करें, सी से ए जाएँ, ए से ई जाएँ, ई से डी जाएँ, तो ना तो बी आया, ना तो एफ आया, ना तो जी आया। क्लियर, तो ऑलरेडी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या आंसर आया आपका, ई। चलिए ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, दूसरा है, कोई रेलगाड़ी एफ से ए तक, एफ से ए तक, ठीक, किसी स्टेशन को बिना एक बार से अधिक पार किए कितने विभिन्न प्रकार से जा सकती है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि कोई भी रेलगाड़ी है जो बिना किसी भी स्टेशन को दोबारा पार किए एक ही बार में कई तरीक़ों से जा सकती, तो कितने रास्ते हो सकते हैं, ये आपसे इसने पूछा है। तो आप पहले एक काम करो, आपको जाना कहाँ से है, एफ से जाना है हमें ए तक, तो मार्ग निकालो, कितने मार्ग हो सकते हैं। तो हम चलना शुरू करते हैं एफ से। तो क्या एफ से हम बी पे जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। ठीक, हमें एफ से ए जाना है, तो एक तो मार्ग हो गया, एफ से डी गए, डी से एच गए, एच से जी गए, जी से सी गए, सी से ए गए। एक ही बार में गए ना, कहीं दो बार नहीं हुआ, तो नहीं कि एक मार्ग ही हो गया। दूसरा मार्ग निकालो, एफ से डी गए, डी से ई गए, ई से ए गए, ये हमारा दूसरा मार्ग हो गया। क्लियर, तीसरा मार्ग निकालो, तीसरा मार्ग क्या निकलेगा, हाँ, एफ से डी गए, डी से ई गए, ई से जी गए, क्योंकि ई से जी सिंगल रोड है ना, ई से जी गए, जी से सी गए, सी से ए गए।
ये तीसरा मार्ग आ गया। ठीक, यानी कि 3 मार्ग तो हो गए, यानी कि हमारा पहला ऑप्शन कट गया, दूसरा कट गया, तीसरा हमें लग रहा है सही हो सकता है। देखते हैं क्या एक मार्ग और कोई हो सकता है। तो देखो आप कि F से हम कहाँ गए, D गए। क्लियर, F से हम कहाँ गए, D गए। D से कहाँ गए, E गए। E से कहाँ गए, C, क्योंकि E से C तक का सिंगल रूट है। और C से हम कहाँ गए, A। क्लियर, तो ये आपका चौथा मार्ग, यानी कि टोटल 4 मार्ग हो सकते हैं। अतः आपका ऑप्शन कौन सा सही है, D। क्लियर, अब यहाँ पे थोड़ा थिंकिंग करना पड़ेगा। बच्चों को 3 बार दिख गया तो हो सकता है चौथी बार ना देखें, बट आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है लास्ट इसी का। यदि G और C के बीच का मार्ग बंद कर दिया जाए, मतलब ये जो C है ना और ये G, ये मार्ग बंद कर दो आप। ठीक, तो पूछ रहा है H से C तक, H से C तक यात्रा करते समय निम्नलिखित में किस एक स्टेशन से गुजरने की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब H से अगर हमें C पर जाना है तो कौन से एक स्टेशन से गुजरने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आप एक बात बताओ, H से हमें C तक जाना है, ठीक, और ये G का मार्ग G से C का बंद कर दिया है, लेकिन H से हम G तक तो जा सकते हैं ना। H से हम G तक गए, G से B गए, B से F गए, F से D पे गए, D से हम E पे गए, E से हम कहाँ पे पहुँच गए, C पे, क्योंकि E से C तक का रूट था ही। ठीक है, आपने प्रीवियस में देखा है। यानी कि हमें क्या बताइए, ए पे जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा। खैर हम उसको तो बाद में करेंगे। ऑप्शन देखो पहले, डी से क्या हम गुजरेंगे, तो बिल्कुल गुजरेंगे डी से, क्योंकि हम एफ वाले मार्ग से आएंगे, तो ये तो गलत हो गया। बी से क्या गुजरेंगे, तो बी से हम गुजरेंगे। ई से क्या गुजरेंगे, ई से गुजरेंगे, तो ऑप्शन आ जाएगा ऑलरेडी आपका ए। ठीक है, तो ज़्यादा इस पर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, काफ़ी सरल क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। तो क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है 2016 में पूछा गया। कुछ भी नहीं करना, इस पे बस थिंकिंग है इस पे भी। 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में जहां लड़कियां लड़कों की संख्या से दुगनी हैं, ठीक, कमल एक लड़का का रैंक ऊपर से 17वां है। यदि कमल से पहले 9 लड़कियां हैं तो कमल के बाद रैंक में कितने लड़के हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बस आपके अंदर थिंकिंग है तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाएगा। अब आप एक बात बताओ, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 60 हैं, ठीक, एक कक्षा में। जहाँ लड़कियाँ हैं वो लड़कों की संख्या से दुगनी हैं। लड़कियाँ क्या हैं, डबल हैं अपेक्षाकृत किसके, लड़कों के। तो आप एक बात बताओ, ये 60 है, ठीक, 60 के ये यहाँ पे डबल ये है, सिंगल ये है, यहाँ ध्यान देना, डबल ये है, सिंगल ये है, यानी कि 3 पार्ट हैं। यानी कि 3 पार्ट इसमें लगाओ 60 में, कितना आएगा, 60 का 3 पार्ट, 3 हिस्से करो तो आ गया एक पार्ट में 20। क्लियर, यानी कि अगर 20 लड़के हैं तो 40 लड़कियां होनी चाहिए। ध्यान दो यहाँ पे कि अगर 20 लड़के हैं तो 40 लड़कियां होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि वो कह रहा है कि लड़कियां जो हैं वो लड़कों की दूनी हैं। ठीक, तो हमने देखा ठीक है साहब 20 लड़के हो गए तो 40 लड़कियां हो गई, लेकिन क्या इन दोनों का जोड़ 60 आता है, तो हाँ भाई साहब 60 तो आ रहा है। क्लियर, यानी कि ये हम कंफर्म हो गए कि 20 लड़के हैं और 40 लड़कियां हैं। अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई कि साहब 20 जो हैं, सॉरी जो 20 हैं वो लड़के हैं, ठीक है, और 40 जो हैं वो क्या हैं, लड़कियां हैं। क्लियर, अब आप इसको करेंगे, कैसे करेंगे, कह रहा है आपसे कि कमल का रैंक ऊपर से 17वां है। कमल का रैंक ऊपर से 17वां है। मान लो ये है हमारा एक टेबल, ठीक, टोटल कितने हैं इसमें बताइए, 60, टोटल कितने हैं 60, ठीक। कमल का रैंक ऊपर से कितना है, 17वां है। मान लो 17वें नंबर पे कमल है, ध्यान देना यहाँ पे 17वें नंबर पे कमल है, और कह क्या रहा है आपसे कि 17वां है। यदि कमल से पहले 9 लड़कियां हैं, आप एक बात बताओ, कमल से पहले आपको इसमें दिया है कि 9 लड़कियां हैं, ठीक, फिर आपसे क्या कह रहा है, कमल से पहले 9 लड़कियां हैं, तो कमल के बाद रैंक में कितने लड़के हैं। ठीक, अब यहाँ पे कुछ नहीं सोचना है, एक थिंकिंग करके मुझे बताओ कि 17 लोग हैं टोटल, ठीक, 17वें नंबर पे कमल है, इसमें 9 लड़कियां हैं,
तो आप बताओ 9 लड़कियां हैं, टोटल कितने हैं 17, ठीक। तो कमल के साथ लड़के कितने हो गए फिर 8, क्लियर। क्यों? क्योंकि जब 9 लड़कियां हैं तो 8 लड़के हो गए, तभी तो 17 नंबर पे कमल आएगा, समझ गए। अब यहाँ पे अगर दे दे कमल के अलावा तो कितने हो गए टोटल, बताइए 7 लड़के, ठीक है। इतनी बातें आपको याद रखना है, यानी कि 9 लड़कियां हो गई, 8 लड़के यहाँ पे हो गए। अब आप बताओ जब 9 लड़कियां ये हो गई हैं तो कमल के बाद लड़के हम नहीं निकाल सकते हैं क्या? क्यों निकाल सकते हैं भाई, 8 लड़के तो यही हो गए कमल तक। अब कमल के बाद लड़के हमें निकालने हैं, 17 तक ये कमल आ चुका है। लड़के टोटल कितने थे 20 थे ना, 40 लड़कियां थी जिसमें 20 लड़के थे। 8 लड़के ऑलरेडी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर चुके हैं, तो शेष लड़के आगे कितने आए होंगे बताइए? शेष लड़के आपके आए होंगे 12, ठीक। अब शेष लड़के 12 आए हैं, लड़कियां यहाँ पे कितनी आ गई थी 9, ठीक है। लड़कियां थी कितनी 40, 40 में 9 गए, बची कितनी लड़कियां 31, ठीक। यानी कि 31 लड़कियां बची कमल के बाद और 12 लड़के बचे। तो बताइए 2 1 3, 3 1 4, 43 ये हो गए, 17 ये पहले से थे तो 60 हो गए आराम से, सोचना ही नहीं है यहाँ पे, ठीक। हालांकि हमसे इसने लड़कियां नहीं पूछा, लड़के पूछा है, तो लड़कियां आपका आंसर, लड़के क्या आ गया आंसर 12, क्लियर। तो इसको आप पॉज करके एक बार फिर से देखिएगा, क्योंकि हमने काफ़ी फास्ट मोड में इसे बता दिया है, लेकिन है ये उतना ही सरल, ठीक। चलिए ये क्वेश्चन हमारा लास्ट है, दिखने में बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, करने में उतना ही सरल है। कैसे करेंगे, इसमें काफ़ी सारे बच्चे करेक्शन करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, बट आपको इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होते हैं जिन पे बुद्धि लगानी है, ठीक है। रीजनिंग का मतलब ये होता है अपने माइंड को रीजनेबल बनाना है, तार्किकता से देखना है कि आखिरकार जो हमसे पूछ रहा है इसमें न्यायोचितता कितनी है उसके पूछने की, क्लियर। तो इसी चीज़ को देखते हैं, क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे, 2016 में आया है और अंतिम क्वेश्चन है आज का हमारा इस रैंकिंग पार्ट का। किसी दौड़ में एक प्रतियोगी मतलब एक कंपटीटर को 6 सेब एकत्र करने हैं। ये सेब एक सरल रेखा में किसी ट्रैक पर रखे हुए हैं, ठीक है, और ट्रैक के प्रारंभ में बाल्टी रख दी गई है जो कि दौड़ का प्रारंभ बिंदु है। खेल के नियमानुसार प्रतियोगी एक बार में केवल एक सेब उठा सकता है और उसे लेकर वापस दौड़कर उसे बाल्टी में डाल सकता है। बाल्टी से पहले सेब की दूरी 5 मीटर है तथा बाकी सेब 3-3 मीटर की दूरी पर हैं। यदि प्रतियोगी को बाल्टी में सभी सेब डालने हों तो प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़कर तय करनी होगी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, जरा सा भी थिंकिंग नहीं लगाना है। एक बात यहाँ मैं बता दूँ, ऐसे जब क्वेश्चन आया करें ना तो ऑप्शन आप ज़रूर देखा करो कि 40, 30, 50, 75, ऑप्शन से भी आपका आंसर आ जाता है। कैसे आएगा अभी हम आपको देखो दिखाते हैं। जैसे कि आप ऐसे समझो, हमने क्या किया, एक ट्रैक बनाया, हमने ये एक ट्रैक बनाया, ठीक। अब आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बार में केवल एक ही सेब उठा सकता है और बाल्टी में डाल सकता है। बोला कि यहाँ पे एक बाल्टी रखी हुई है, ठीक है, हमने माना ये बाल्टी है, क्लियर, काफ़ी ज़्यादा बड़ी बाल्टी बन गई। तो ये बाल्टी हमने माना कि एक बाल्टी है यहाँ पे, ठीक। बाल्टी में उसे डालना है और बाल्टी से जो 6 सेब हैं उसमें जो पहले सेब की दूरी है वो कितनी है 5 मीटर, और बाल्टी ही वास्तव में प्रारंभ का बिंदु है। बाकी जो 6 सेब हैं वो 3-3 मीटर की दूरी पर, मतलब यहाँ तक का जो सेब है दूसरा वो 3 मीटर, यहाँ जो सेब है तीसरा वो भी 3 मीटर, यहाँ पे जो सेब है चौथा वो भी 3 मीटर, यहाँ पे जो सेब है पाँचवा वो भी 3 मीटर, और यहाँ पे जो सेब है छठा वो भी 3 मीटर, क्लियर। ये नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ठीक है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब आपसे कह रहा है कि एक एक करके उसको करना है, तो आप पहले ऑप्शन देखो कितना कह रहा है, 40 मीटर, 50 मीटर, 75 मीटर। इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से करेंगे, एक तो ऑप्शन को देख के, दूसरा अपनी कैलकुलेशन को करके। आप ये बताओ मुझे मोटे तौर पर पहले, ये 5 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3, ये 3, ये 3, 5 3 8 3 11 3 14 3 17 3 20, 20 ये हो गए। अब आपको पता है एक चीज़ कि 5 ये जाएगा और 5 ये वापस आएगा, तो 10 तो यही हो गया, ठीक। फिर ये 5 जाएगा, 3 यहाँ आएगा, 3 वापस आएगा, फिर 5 जाएगा, ठीक। तो 6 ये हो गया,
10 उधर हो गया और फिर 5 ये, यानी कि सीधी सी बात है 40 तो हवा में हो जाएंगे, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा नहीं सही है। और जब 40 हो जाएंगे तो 50 तो ऑलरेडी हो जाएंगे, यानी कि सिंपल सी बात आ रही कि इसमें हाई लेवल के ऑप्शन को हमें चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे, अब करना कैसे, कुछ भी मत करो, ऐसे ऐसे गिनोगे तो परेशान हो जाओगे, आप सीधा डायरेक्ट गिनो। कैसे, 5 ये है, ठीक है, ध्यान देना, 5 यहाँ पे, 1 मिनट को, 5 ये है, 5 ये हम चले यहाँ से, ठीक, 3 ये चले, 5 3 8, 3 11, 3 14, 3 17, 3 20, यानी कि लास्ट वाले तक जाने में हमें 20 मीटर चलना पड़ा, ठीक। अब ये देखो 20 यहाँ चले, फिर वापस आएंगे ना यहाँ से 6 को लेकर, तो 3 23 हो गया, यहाँ वापस आएंगे 3 26 हो गया, यहाँ वापस आएंगे 3 29 हो गया, यहाँ वापस आएंगे 3 32 हो गया, यहाँ आएंगे 3 35 हो गया, और फिर बाल्टी तक आएंगे तो 5 40 हो गया। क्लियर, यानी कि पहली बार में ही जब हम सेब लेने गए 6 नंबर वाले को, तो हमने कितनी दूरी चली, 40 मीटर। अब बुद्धि नहीं लगानी है ज़रा से भी, क्यों, 40 मीटर तक जब हम चले गए तो हमने छठे को हासिल कर लिया, ठीक। लेकिन एक बात बताओ, 5 से 6 तक जाने में आपको कितनी दूरी चलनी पड़ी, 3 जाने में और 3 आने में, यानी कि 6 मीटर जब आप चले तब आप 5वें पे आए। तो अब आप क्या करो, हर 6 को इसमें घटाते जाओ, 6 माइनस कर दो 40 में, तो कितना बचा, 34, यानी कि आपने 5 तक के भी एप्पल को ऑब्जर्व कर लिया। अब आ गए आप 4 नंबर पे, ठीक, 4 नंबर पे भी आप 6 को घटा दो, ठीक, कितना आ गया आपका, 28, ध्यान दे रहे हो वैसे। अब 4 से जब 28 के, तो आप 3 पे आ गए। अब 3 पे आने के लिए आप 6 घटा दो फिर से, क्यों, क्योंकि 3 3 की दूरी है ना, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका, 22 आ गया, ठीक। अब यहाँ पे आप आ गए, यहाँ पे आप क्या करो, फिर 6 को घटा दो 22 में, तो यहाँ कितना आ गया, 16 आ गया, यानी कि अब आप कितने पे आ गए, 1 नंबर पे, ठीक। अब 1 से वापस जाना है, तो 5 आने में 5 जाने में 10 लगा, ठीक, 10 हमने यहाँ कर दिया, या तो वही 6 घटा दो ये वाला, ठीक। तो अब जोड़ लो सबको, दिखने में ही लग रहा है कि 40 तो नहीं होगा, 50 तो नहीं होगा, 75 तो नहीं होगा, ये तो इतना पता चल गया ना, तो ऑप्शन ही जो लास्ट होगा वही आएगा। बट फिर भी हम जोड़ लेते हैं, क्या कि 8 4 12, 13 14 और 6 20 की 0, हाथ से लगा 2 2 1 3 1 4 2 6 2 8 3 11 और 4 15, यानी कि 150 मीटर की दूरी जब वो चलेगा तो उसको 6 के 6 से बाल्टी में रखने में आसानी होगी। क्लियर, काफ़ी सिंपल सवाल था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, थिंकिंग बेसिस पे अगर हम करेंगे तो हमसे हो जाएगा। क्लियर, तो इस पे ज़्यादा आपको नॉलेज नहीं लगानी है, थिंकिंग बेसिस पे करना है। क्लियर, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और इस तरीके से हमने अपने रीजनिंग के टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट किया। अब हम अपने नए पार्ट में अर्थात डे 24 में डाइस के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, जो काफ़ी इजी है। और उस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद हम अब देखिए, अब जितने भी टॉपिक आएंगे ना, उसमें क्लॉक और कैलेंडर को अगर हम छोड़ दें, जिससे क्वेश्चन अधिक आते हैं, मतलब 2-3 क्वेश्चन थोड़ा टफ होता है वो, बाकी सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं, उन टॉपिक को हम कवर करा देंगे आपके, और लगभग 40 टॉपिक में हमारी ये पूरी रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी विथ बैक ईयर के क्वेश्चन के साथ में, यानी कि डे 40 तक आपके पार्ट आएंगे। ठीक है, तो आपका रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है आपको आज की क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट नए पार्ट में डाइस के साथ, यानी कि डे 24 में। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।